Yes, very good morning, my dear class. I hope you all are well at your home. Okay, beta, well, students, today we will start new topic of same chapter. And yesterday we had done first law of the motion. And what is the meaning of the first law of the motion? First law of motion means any object cannot change its state itself. कब तक? जब तक हम उसके ऊपर एक्सटर्नल और अप्लाइड फोर्स ना लगा दें, ठीक है। तो किसने एक्सप्लेन किया था कि ऐसा क्यों होता है? तो क्या रीजन है, क्या आंसर है इसका? रीजन है ड्यू टू द मास, एंड मास हैज अ वन प्रॉपर्टी व्हिच नेम इज इनर्शिया। Anything who has a mass is one property, that object has one property, inertia. This is the property of mass, and due to which any object can remain its state and it will not change its state itself due to the inertia. Inertia is the only reason behind this. Okay. Now this today topic is the second law. So beta, before doing the second law, we have to go through one physical quantity whose name is momentum. That is a very popular name, momentum. बहुत अच्छा टॉपिक है मोमेंटम। फिजिकल क्वांटिटी है, एक न्यू फिजिकल क्वांटिटी है तुम्हारे लिए। फिजिकल क्वांटिटी मींस फिजिकल क्वांटिटीज आर दोस क्वांटिटीज व्हिच कैन मेजर, जिनको हम मेजर कर सकते हैं। ओके, कितने टाइप्स की होती हैं? टू टाइप्स, स्केलर एंड वेक्टर। गुड, तो देखते हैं मोमेंटम कौन सी टाइप में आता है। लेट्स सी। ओके, मोमेंटम है क्या बेटा? इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम P से। लो, P से रिप्रेजेंट कर दिया। कुछ बुक्स में कैपिटल P होता है और कुछ में स्मॉल होता है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन we should write small p because capital P indicates power. Okay, फिर भी कोई बात नहीं, कहीं कहीं बुक्स में कैपिटल P यूज हुआ है, कई बार मेरे से भी यूज हो सकता है कैपिटल P, तो उस चीज को हमें बॉदर नहीं करना। ओके, तो हमें समझना है मोमेंटम होता क्या है। सिंपल, मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम दो चीजों का मेल है। कौन कौन सी दो चीजों का मेल है? तो आंसर है सबसे पहला ये कि मोमेंटम उन ऑब्जेक्ट्स के पास होगा जो से ऑब्जेक्ट चल रहे होंगे। चल रहे होंगे मतलब मोशन में होंगे। सिंपल, ठीक है। मोशन में होने का मतलब इनडायरेक्ट वे में सोच लो। मोशन में होने का मतलब है कि वो ऑब्जेक्ट के पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, कुछ ना कुछ स्पीड होगी। जब तक वेलोसिटी नहीं होगी तब तक क्या नहीं होगा? मोमेंटम नहीं होगा। ठीक है, मैंने कहा ये दो फिजिकल क्वांटिटीज का एक मिक्सचर है, मेल है। ओके, तो आंसर है किस किस का मिक्सचर है? तो देखो, जो P है, मोमेंटम जो है, ये दो चीजों का मिक्सचर होता है बेटा। एक होता है मास, दूसरा होता है वेलोसिटी। ठीक है, इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करते हैं और जो आंसर आता है वो मोमेंटम होता है। तो बेसिकली क्या होता है, मोमेंटम बहुत खतरनाक चीज भी होती है हमारे लिए। अगर ये मोमेंटम वर्ड ना होता ना, ये मोमेंटम नाम की कोई चीज ना होती, तो इंसान को गोली से, बंदूक की गोली से, बुलेट से डर ही ना लगता। क्यों? मोमेंटम के कारण ही तो इंसान मरता है। अब एक बंदूक की गोली को अगर मैं हाथ में पकड़ के फेंक दूं, क्या तुम डरोगे? तुम्हें कैच कर लोगे बंदूक की गोली, बुलेट को कैच कर लोगे। और अगर उसी बुलेट को मैं गन में लोड करके शूट कर दूं तो क्या होगा? द एंड ऐसा ही होने वाला है। क्यों? मोमेंटम। अब कहां पे मैंने गेम को पलट दिया? साइंस को देखो, साइंस कैसे काम करती है। बहुत मजेदार चीज है ये साइंस। मेरे पास जो बुलेट था, ठीक है ना, उसका मास तो चेंज नहीं हुआ ना। बुलेट तो वही है, उसको हाथ से फेंक दो चाहे उसको गन में लोड करके शूट कर दो, तो बुलेट का मास चेंज नहीं हुआ। फिर प्रॉब्लम कहां गई? बात करेंगे वेलोसिटी में प्रॉब्लम थी भाई। हाथ से तुमने इतनी वेलोसिटी नहीं दी, गन में जब वो गई और गन से शूट हुई तो एकदम वेलोसिटी थी। उसके बाद जब वेलोसिटी ज्यादा थी तो मोमेंटम बढ़ गया, क्योंकि ये तो प्रोडक्ट है ना। जैसे फॉर एग्जांपल, वेट, फॉर एग्जांपल कि होता क्या है, देखो कि कैसे चेंजेस आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि मेरे पास जो बुलेट था बेटा वो 50 ग्राम का था। 50 ग्राम तो कम हो जाएगा, 500 कर देते हैं, 0.5 kg। ठीक है, और वेलोसिटी जब हाथ से मैंने उसको फेंका तो मुश्किल से मिली 10 मीटर पर सेकेंड। आंसर क्या आया बेटा?
बता सकते हो? 5 आंसर आ गया। मोमेंटम है तो यूनिट, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम? यूनिट का मतलब स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, एसआई यूनिट क्या बनेगा? तो दोनों के यूनिट को मल्टीप्लाई कर दो। ये केजी है, ये मीटर पर सेकंड है, तो केजी मीटर पर सेकंड यूनिट बन गया। नो प्रॉब्लम, यूनिट बनाना बहुत इजी होता है, फार्मूला अगर जिसको पता है तो यूनिट मिल जाएगा। ठीक है, मास का यूनिट, वेलोसिटी का यूनिट मल्टीप्लाई कर दो, मोमेंटम आ जाएगा, मोमेंटम का यूनिट। ओके, तो ये आ गया मेरे पास। लेकिन अगर मैं इसको एक गन में लोड करूं और शूट कर दूं तो मास तो चेंज नहीं होगा डेफिनेटली, बुलेट तो वही है ना 0.5 kg। वेलोसिटी 10 से सीधा हो जाती है मान लो 1000 मीटर पर सेकंड, इतनी वेलोसिटी ज्यादा होगी। लगा लो हिसाब, मोमेंटम कहां पहुंच गया उसका। एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, मोमेंटम आएगा 500 kg मीटर पर सेकंड। लो जी, 500 किलो का मास, ऐसे लगेगा जैसे किसी ने 500 किलो फेंक दिया तुम्हारे ऊपर, एक सेकंड में ऐसे स्पीड हो जाएगी उसकी। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ 5 kg के हिसाब से चल रहा है वो। तो ये बेटा बहुत बड़ा फर्क होता है मोमेंटम का, कि वेलोसिटी पर कितना चेंज हो गया। देखो अब इस मोमेंटम से जो बुलेट आ रहा है वो तुम्हें छल नहीं कर सकता है। इस मोमेंटम से जो बुलेट आ रहा है वो तुम्हें हिला भी नहीं पाएगा अपनी जगह से, क्योंकि तुम उसे कैच भी कर सकते। तो मोमेंटम की इंपॉर्टेंस को समझो कि क्या है इंपॉर्टेंस। मोमेंटम से हम किसी को हर्ट कर सकते हैं, चोट पहुंचा सकते हैं। ठीक है, मोमेंटम से हम क्या कर सकते हैं? मोमेंटम इज लाइक अ पावर ऑफ मोशन। ये मोशन की पावर को एक्सप्लेन करता है मोमेंटम की। कोई चीज अगर मूव कर रही है तो वो पावरफुल हो जाती है, और अगर बहुत फास्ट मूव कर रही है तो ज्यादा पावरफुल हो जाती है। अब तुमने एक माइंड में क्वेश्चन अराइज किया आपने कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ज्यादा तेज मूव नहीं कर रहा तो उसका मोमेंटम क्या कम होगा? और फिर तुम्हारे माइंड में आया कि हाँ कम होगा, क्यों? वो ज्यादा तेज मूव नहीं कर रहा। ओके, फिर तुम्हारे माइंड में आया कि मैं वेलोसिटी को ना बढ़ाकर, मैंने यहाँ पर वेलोसिटी की क्वांटिटी को इंक्रीज किया, 10 से सीधा 1000 किया, मैं मास बढ़ाऊं तो क्या होगा? वो मास बढ़ाने से भी मोमेंटम बढ़ेगा। क्यों? सोचना, एक कार है, ठीक है, कार जो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से तुम्हारी तरफ आ रही है। एक साइकिल है, वो भी 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से तुम्हारी तरफ आ रही है। और तुम्हें बोला गया देखो दोनों चीजें मूव कर रही हैं, चाहे वो कार हो चाहे वो साइकिल हो, उनके पास वेलोसिटी तो है ना। तो क्वेश्चन मैं तुमसे पूछता हूं कि दोनों के पास क्या मोमेंटम होगा? तो तुम्हारा आंसर एकदम से आना चाहिए यस होगा। क्यों? क्योंकि उसके पास वेलोसिटी है। क्योंकि जो मोमेंटम है, अभी भी मैंने तुम्हें बताया, मोमेंटम का फॉर्मूला होगा बेटा मास इनटू वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी तुम जीरो कर दोगे तो मोमेंटम जीरो हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई, किसी भी चीज को अगर जीरो से मल्टीप्लाई करो तो सारा जीरो हो जाता है, ये हम सबको पता है। तो इसलिए वेलोसिटी होना बहुत जरूरी है। वेलोसिटी होगा तो मोमेंटम होगा, अदरवाइज मोमेंटम नहीं होगा। तो ठीक है, अब ये दोनों कार है या साइकिल है, दोनों के पास मोमेंटम होगा क्योंकि दोनों के पास वेलोसिटी है। कम है या ज्यादा कोई बात नहीं, बट है। ओके, अब मैं तुमसे कहता हूं इन दोनों को तुमने रोकना है हाथ से, तो क्या रोक जाओ? रोक लोगे तुम? अगर रोक दूंगा साइकिल को, सर कार को नहीं रोकूंगा, कार तो मेरे पे चढ़ जाएगी। क्यों भाई? दोनों की वेलोसिटी तो सेम है। मैंने कहा कि मोमेंटम तो पता चलता है वेलोसिटी से, वेलोसिटी तो सेम हो गई। तो तुम कहो ना कि सर नहीं, वेलोसिटी से क्यों पता चलता है? वेलोसिटी के साथ साथ मास तो भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो साइकिल का मास तो कम है ना। तो अगर मैं कहता हूं साइकिल का मास है, मुश्किल से साइकिल है 10 kg की, और गाड़ी कहां पर हो जाएगी? वो कम से कम हो जाएगी अराउंड 500 kg। ये फर्क आ जाएगा सर। तो इसका मोमेंटम तो टोटल कितना मोमेंटम बनेगा? इसका मोमेंटम बनेगा अराउंड 200, ठीक है ना, 200 kg मीटर पर सेकंड। सर इसका मोमेंटम कितना बनेगा? ये लो 10,000 kg। तो सर मैं कहां से इसको रोक दूंगा बताओ, जबकि स्पीड सेम है। देखो, तो दैट मींस मैं तुम्हें ये दिखाना चाहता हूं, मैं तुम्हें ये क्या दिखाना चाहता हूं कि मोमेंटम दो क्वांटिटीज पे डिपेंड करता है। इट इज द मिक्सचर ऑफ टू क्वांटिटीज, मास एंड वेलोसिटी, और दोनों पे डायरेक्टली डिपेंड है। कोई चीज इसकी डिवाइड में नहीं आती है, मल्टीप्लाई में आ रही है, मास भी और वेलोसिटी भी। अगर तुम वेलोसिटी को चेंज करोगे तो मोमेंटम डेफिनेटली बदल जाएगा, और अगर तुम मास को भी चेंज करोगे तब भी मोमेंटम बदल जाएगा। अगर तुम मास ज्यादा करोगे मोमेंटम ज्यादा हो जाएगा, वेलोसिटी ज्यादा करोगे तो भी मोमेंटम ज्यादा हो जाएगा। पॉइंट क्लियर हो गया होगा? ठीक है, तो कितना अच्छा एग्जांपल है ना, माइंड में सेट करो कि एक कार आ रही है सेम स्पीड से, एक साइकिल आ रहा है सेम स्पीड से। तुम किसको रोक सकते हो? जिसका मोमेंटम कम है। किसका मोमेंटम कम है? साइकिल का। क्यों? मास कम है। ठीक है, अब बुलेट वाला एग्जांपल याद कर लो, एक हाथ से फेंक दी और एक गन से शूट कर रहे हैं, तो कौन सी हमें इंजर नहीं कर पाएगी?
जो हाथ से फेंकी गई है। क्यों? उसके पास वेलोसिटी नहीं है, क्योंकि मास तो दोनों का सेम है, बुलेट तो सेम है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। दैट मींस यू हैव टू जज मोमेंटम विद टू क्वांटिटीज मास एंड वेलोसिटी। हैबिट डालो इसकी। मोमेंटम का सबसे पहले फार्मूला लर्न कर लो कि मोमेंटम क्या है। फार्मूला लर्न करना बहुत इजी है, मास एंड वेलोसिटी, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ द मोमेंटम? दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ये यूनिट्स का प्रोडक्ट है, kg मीटर पर सेकंड। वेरी सिंपल। और किस किस पे डिपेंड करता है? मोमेंटम डिपेंड्स ऑन द टू क्वांटिटीज, वन इज द मास, अदर इज द वेलोसिटी। If we will change the velocity, momentum will change. If we will change the mass, momentum will change. If we will increase the velocity, momentum will be increased. If we will decrease the velocity, momentum will decrease. If we will increase the mass, momentum will increase. If we will decrease the mass, momentum will decrease. क्या चल रहा था ये? तो समझ लो जो भी चल रहा था। क्या चल रहा था कि अगर इसे बढ़ाएंगे तो वो बढ़ेगा, इसे घटाएंगे तो वो घटेगा, इसे बढ़ाएंगे तो वो बढ़ेगा, इसे घटाएंगे तो वो घटेगा। हो गया याद? क्या अभी भी और करूं? वो घटाऊं बढ़ाऊं अभी भी? तो समझ गए व्हाट इज द मोमेंटम? बेसिकली मोमेंटम एक मोशन की पावर को जज करता है कि अगर कोई चीज तुम्हारी तरफ आ रही है तो वो तुम्हें चोट कितनी पहुंचा सकती है। ये कौन बताता है? मोमेंटम। तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि कोई चीज आ रही है? तो हमारी बॉडी के अंदर बचपन से भगवान ने साइंस डाल दी थी। हम बहुत सियाने, हम अपने आप को सेव कर लेते हैं। जबकि पढ़ आज रहे हैं, अगर बंदूक की गोली चलती है तो बच हम पहले। अगर कोई बच्चा तुम्हारी तरफ पत्थर फेंकेगा तो तुम बचोगे। क्यों भाई? क्योंकि भगवान ने तुम्हारे अंदर शरीर में एक साइंस दी है। तुम्हें पता है कि वो पत्थर तुम्हें चोट पहुंचाएगा। अगर वो पत्थर की बजाय कोई छोटी सी चीज है जो इतनी मास हैवी नहीं है, बहुत रुई का गोला, मान लो एक रुई का गोला है, वो फेंक दे तुम पे, क्या होगा? खड़े रहोगे ना। शायद वो तुम्हारे तक पहुंचे ना पहुंचे तो कुछ नहीं होगा। या कोई हल्की सी चीज तुम्हारे ऊपर फेंक दे तब भी तुम खड़े रहोगे। क्यों? तुम्हें कैसे पता है कि हल्की चीज तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएगी? तुमने तो ये चीज आज पढ़ी है। अरे नहीं बाबा, भगवान बच्चे को भी साइंस से समझा कर भेजता है। वो बात अलग है कि उसके ऊपर एक पर्दा डला होता है। हमने आज वो पर्दा उठाया ऐसे, तो अब उस पर्दे को डला मत रहने दो, सभी वो पर्दा उठा दो। और वो पर्दा किस पे से उठाया? मोमेंटम पे से। कि जो तुम बचते थे, जिस चीज का तुम्हें ऑलरेडी पता होता था, जिस चीज से तुम अपनी लाइफ को सेव करते हो, वो बेसिक साइंस पे से आज हमने पर्दा उठाया, वो मोमेंटम है। उसको पढ़ा हमने कि वो क्या होता है, वो मोमेंटम होता है। क्यों मास का इफेक्ट पड़ता है, क्यों वेलोसिटी का इफेक्ट पड़ता है? क्योंकि मोमेंटम में फॉर्मूला है मास इनटू वेलोसिटी। तो ऐसे ही तो साइंस बनी है बेटा। इन चीजों को जज कर करके ही तो इन्वेंशंस की जाती हैं, फॉर्मूलाज बनाए जाते हैं। तो ये चीज तुम्हारे सामने मैंने रख दी है। और ये चीज मैंने क्यों करवाई? मेरे को तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन करवाना था, तो उसी का बैकग्राउंड है ये। सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हम मोमेंटम को ही समझाते हैं। और मैं अपने प्रॉमिस से पीछे नहीं हट रहा हूँ। मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हें फोर्स का फॉर्मूला बताऊंगा इन द सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अंदर मोमेंटम पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि सेकंड लॉ मोमेंटम का ही गेम है, ठीक है ना। और उसके बाद सेकंड लॉ को हम दो तरीके से पढ़ते हैं, दो मेथड्स से पढ़ते हैं, और इसकी दो डेफिनेशंस भी पढ़ते हैं। एक में हमें ये मोमेंटम का पता चलता है और एक में हमें इस फोर्स के फॉर्मूले का पता चलता है, ठीक है। तो माइंड में सेट कर लो। मोमेंटम मैंने तुम्हें करवा दिया। मोमेंटम क्या है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड वेलोसिटी। ओके, क्वेश्चन फॉर यू, मोमेंटम इज अ स्केलर और अ वेक्टर? तो यहाँ पर चेक करते हैं बेटा। मास इज द स्केलर क्वांटिटी। मास को डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, 10 किलो है तो 10 किलो है ना, किस डायरेक्शन में कैसे है हमें नहीं पता। वेलोसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी। तो एक क्वांटिटी तो वेक्टर आ गई, तो ये भी वेक्टर बन जाएगा, ठीक है। तो मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। चलो जी, मोमेंटम हो गया, उसका ऐसे यूनिट हो गया। मोमेंटम किस किस पे डिपेंड करता है? वेलोसिटी पे और मास पे। मोमेंटम से हमें पता चलता है कि अगर कोई चीज मोशन में है, मोशन में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें वेलोसिटी आती है, जीरो नहीं हो सकती, रेस्ट में नहीं हो सकता ऑब्जेक्ट। रेस्ट में जो ऑब्जेक्ट है उसका मोमेंटम जीरो होगा, ओके। तो हमें पता लगा कि हाँ, दैट इज द पावर ऑफ या मेजरमेंट ऑफ द पावर ऑफ मोशन। मोशन की एक पावर को मेजरमेंट करने का मेथड है मोमेंटम, ओके। और मोमेंटम को ही मैं बदल दूंगा, मोमेंटम ही तुम्हें पढ़ाऊंगा। मैं तुम्हें ये भी कह सकता हूँ कि तुमने फॉर्मूला लर्न कर लिया फोर्स का, अभी मैं इतना कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ तुम्हें, लेकिन मोमेंटम की कुछ कहते हैं ना अमेंडमेंट्स हो गई, जैसे हमारे मोबाइल के सॉफ्टवेयर बदल जाते हैं कि अपग्रेडेशन आ जाता है, तो ऐसे ही इस फॉर्मूले में कुछ अपग्रेड हो जाता है और वो फोर्स का फॉर्मूला बन जाता है। फॉर्मूला सेम रहता है, कोई चेंजेस नहीं करने तुमने, प्लेटफॉर्म में चेंज नहीं करना, प्लेटफॉर्म विल रिमेन सेम,
जस्ट थोड़ी अमेंडमेंट कर देनी है, कुछ इसमें चेंजेस लेकर आने हैं और वो फॉर्मूला फोर्स का बन जाता है। और सेकंड लॉ के अंदर हमें मोमेंटम पढ़ना होता है। तो बात करते हैं मोमेंटम क्या है। अब मैं तुम्हें बेटा सेकंड लॉ की डेफिनेशन पे ले जा रहा हूँ, बी अलर्ट, कंसंट्रेट हो जाइएगा सारे इधर। मोमेंटम समझ लिया हमने। अब मैं तुमसे कहता हूँ कि मैंने तुम्हें दो ऑब्जेक्ट दिए, बेटा सिचुएशंस को माइंड में ट्रैक करते चले जाओ, इमेजिनेशंस में आ जाओ, मजा आएगा तभी फिजिक्स पढ़ने का। जितना इमेजिन करोगे, एग्जांपल्स के अंदर डीप जाओगे, उतना तो फिर समझोगे फिजिक्स को। ऐसे नहीं, उस चीज जब मैं सिचुएशन तुम्हें इमेजिन करने को बोल दूं तो इमेजिन करनी है, उस सिचुएशन के अंदर रियल कैरेक्टर में आ जाना है। चलो लेट्स सी क्या है वो तुम्हारा रियल कैरेक्टर, लेट्स सी देखते हैं। ओके नाउ तुम्हारे पास अब ये सिचुएशन कैसी तुमने इमेजिन करनी है सेकंड लॉ के डेफिनेशन के लिए, कि मैं तुम्हें दो ऑब्जेक्ट देता हूं हु हैज द सेम मास, मास दोनों का सेम है, ऑब्जेक्ट नंबर 1 ऑब्जेक्ट नंबर 2 इट हैज आल्सो सेम मास। ठीक है, मैं कहता हूं मुझे इनके मोमेंटम डिफरेंट चाहिए, ऑब्जेक्ट 1 के लिए मोमेंटम चाहिए p1 और ऑब्जेक्ट 2 के लिए मोमेंटम चाहिए p2। तो कैसे तुम किसी चीज का मोमेंटम चेंज कर सकते हो? तो आंसर है कि सर अगर ये ऑब्जेक्ट का मास सेम है, मान लो कि दो ऑब्जेक्ट है, सेम ऑब्जेक्ट है, साइकिल है तो ये भी साइकिल है जिसका मास भी सेम है, ये बाइसाइकिल है, मोटरसाइकिल है तो ये भी मोटरसाइकिल है, बाइक है। ओके, बट मैं चाहता हूं इनका मोमेंटम डिफरेंट हो जाए, तो दैट मींस मुझे क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी v1 वेलोसिटी v2 दोनों की वेलोसिटी बदलनी पड़ेगी। मास नहीं बदल रहा, मास सेम रख रहा हूं, वेलोसिटी बदल रहा हूं, वेलोसिटी बदलूंगा तो मोमेंटम बदलेगा। तो आंसर है ये वेलोसिटी कैसे बदली गई होगी, वही मैंने देखो चैप्टर के स्टार्टिंग में बता दिया था। इस चैप्टर में हमें कारण जानने हैं। फर्स्ट चैप्टर में जब तुम वेलोसिटी को चेंज करते थे तो तुमसे कोई रीजन नहीं पूछता था कि क्यों बदली होगी, कैसे बदली वेलोसिटी। अब जान रहे हो तुमसे, रीजन पूछा जा रहा है कि अगर तुम वेलोसिटी मान लो कि v1 वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकंड और v2 हो जाती है 50 मीटर पर सेकंड, 40 मीटर पर सेकंड का इसमें चेंज आ जाता है, तो मोमेंटम तो बहुत बदल गया। लेकिन बात है कि 10 से 50 आया कैसे? तो अब ये दिमाग तुम्हारा है, कैसे सोचोगे? इमेजिन करो कि तुमने साइकिल को धक्का देना है, वो 10 पर है और एक 50 पर है, दो साइकिल है, तुम दो स्टूडेंट्स हो, एक स्टूडेंट एक साइकिल को धक्का दे रहा है, दूसरा स्टूडेंट दूसरे साइकिल को धक्का दे रहा है, एक साइकिल 10 पर है और दूसरी साइकिल 50 पर है, तो तुम क्या कहोगे 50 वाले की साइकिल 50 पर क्यों है? तो आंसर है ना भाई 50 वाले ने फोर्स ज्यादा लगा दिया साइकिल पे और 10 वाले बच्चे ने फोर्स कम लगाया, इसलिए उसकी साइकिल की स्पीड कम रह गई, और जो 50 पर ले गया अपनी साइकिल को उसने बहुत फोर्स लगाया और उसने अपनी साइकिल भगा दी। तो समझ आया भाई कि मैं क्या कह रहा हूँ? फोर्स लगाया, फोर्स क्यों लगाया? वेलोसिटी बदल दी उसने, कहां 10 कहां 50। तो ऐसी थोड़ी ना कोई फ्री में थोड़ी ना वेलोसिटी बदली जाएगी, फोर्स लगेगा बेटा। तो दैट इज द रीजन बिहाइंड चेंज इन द वेलोसिटी। वेलोसिटी कब चेंज होती है? वेलोसिटी कभी भी खुद पे खुद चेंज नहीं होगी। वेलोसिटी चेंज करने के लिए तुम्हें फोर्सेस लगाने पड़ेंगे। अगर वेलोसिटी कम करनी है तो ब्रेक लगानी पड़ेगी। ब्रेक इज व्हाट? ब्रेक इज द फ्रिक्शनल फोर्स, ऑपोजिट फोर्स लगता है। और अगर तुम्हें वेलोसिटी ज्यादा करनी है तो तुम्हें सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जा रहा है। देखो दो पॉइंट होते हैं, अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड को बढ़ाना है तो उसकी डायरेक्शन में फोर्स लगाओ जिधर वो मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट की स्पीड को कम करना है तो उसकी मोशन से ऑपोजिट फोर्स लगाओ जो फ्रिक्शन लगाता है। किसी चीज को रोकने के लिए ऑपोजिट फोर्स, किसी चीज की स्पीड को बढ़ाने के लिए उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा जिसमें वो ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मूव कर रहा होता है। ठीक है, तो आई होप कि तुम्हें समझ आ रहा है पॉइंट। अगर नहीं आ रहा तो इसको थोड़ा सा वीडियो को दोबारा देख सकते हो, लेकिन पॉइंट क्लियर हो जानी चाहिए तुम्हें बहुत अच्छे से कि वेलोसिटी को हम फ्री फंड में चेंज नहीं कर सकते। वेलोसिटी को चेंज करने के लिए हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। जो ज्यादा फोर्स लगाएगा ज्यादा वेलोसिटी बदल देगा, जो कम फोर्स लगाएगा कम वेलोसिटी बदल देगा। सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो स्पीड बढ़ जाएगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो स्पीड कम हो जाएगी। हर पॉइंट तुम्हें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। और अगर मैं बहुत सिंपल बात करूं तो ये पॉइंट बहुत बेसिक है, ये तो हम सबको उनको भी पता है, मेरे ख्याल से जो ये चीज को नहीं भी पढ़ रहे उनको भी पता है ना कि अगर मैं किसी चीज की वेलोसिटी को बढ़ाना है तो मेरे को धक्का उधर ही लगाना पड़ेगा, उल्टा धक्का थोड़ी ना लगाऊंगा मैं। उल्टा धक्का लगाऊंगा तो ऑब्जेक्ट रुकेगा,
ठीक है ना। तो मतलब ये पॉइंट उनको भी पता है जो अनपढ़ नहीं है, लेकिन तुम तो पढ़ रहे हो बेटा, एक अच्छे स्कूल में तुम पढ़ रहे हो, तो इन चीजों को अगर कोई नहीं समझ रहा तो डैड में समझ लो फिर तुम क्या हो। अब मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता। तो नॉट सो हार्ड पॉइंट, बहुत सिंपल पॉइंट्स हैं, और समझो इनको अच्छे से समझो। वेलोसिटी बदलना मतलब फोर्स लगाना, ठीक है। तो मैं डेफिनेशन पे आ रहा हूँ, सेकंड लॉ की, दैट इज द सेकंड लॉ। हाँ बेटा इसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। क्यों कंफ्यूज हो जाता है? मैंने बहुत नॉर्मल केसेस देखे हैं ये कंफ्यूजन वाले, जहां पर पूछा जाता है सेकंड लॉ, बताकर आ जाता है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। बेटा इक्वेशन ऑफ मोशन अलग चीज है और मोशन के लॉज अलग हैं। हाँ ये पॉइंट ठीक है कि वो भी 3 है तो ये भी 3 है, बट क्वेश्चन को अच्छे से रीड किया करो कि तुमसे इक्वेशन ऑफ मोशन पूछी जा रही है या तुमसे लॉ ऑफ मोशन पूछा जा रहा है। लॉ, तो लॉ के ऊपर बहुत क्वेश्चन बनते हैं अच्छे अच्छे से, ठीक है। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है बेसिकली, देखो दैट इज द रेट। जहां पे वर्ड रेट आता है ना, ये प्राइस नहीं है। फिजिक्स में जहां पे वर्ड रेट आता है तो इसका मतलब डिवाइड में टाइम लिख दो। रेट का मतलब है बेटा डिवाइड में टाइम, ठीक है। और सेकंड लॉ है क्या, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, कि कितने टाइम में कितना मोमेंटम चेंज हुआ। अब देखो बेटा तुम इंटेलिजेंट हो चुके हो, बिकॉज तुमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था चेंज इन वेलोसिटी। देखो मैं तुम्हें हर चीज कंपेयर करके दे रहा हूं। वेट यहां पर देखो थोड़ा सा, एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन लिखनी हो तो कैसे लिखोगे, ये डिवाइड में टाइम लगाते हो ना, ठीक है। तो यहां पर एक्सेलरेशन की डेफिनेशन ऐसे तो लिखते हैं, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, कि कितने टाइम में कितनी वेलोसिटी चेंज हुई है। तो चेंज देखने के लिए तुम क्या करते थे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। एफ लिखने की जरूरत नहीं है फाइनल के लिए, क्योंकि वी पता चल जाएगा, वी फाइनल के लिए होता है, यू इनिशियल के लिए होता है, सिंपल। इसको तुम एक्सेलरेशन बोलते थे। तो ये चीज तुम ऑलरेडी कर चुके हो। रेट का मतलब तुम्हें पता है, रेट का मतलब डिवाइड में टाइम है, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी, चेंज का मतलब है फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज का मतलब है फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू। फाइनल वैल्यू सबको पता है, जो फाइनल लास्ट वैल्यू होती है, इनिशियल जो स्टार्टिंग में थी वैल्यू, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल है सब कुछ। तो अब सेकंड लॉ में भी मैंने यही कुछ लिख दिया, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो रेट का मतलब तुमने डिवाइड में टाइम लिख दिया, ओके। चेंज इन मोमेंटम मतलब मोमेंटम फाइनल माइनस मोमेंटम इनिशियल। ये एफ मैंने यहाँ पे फाइनल के लिए लगाया, आई मैंने यहाँ पर इनिशियल के लिए लगाया, और ये ना मल्टीप्लाई नहीं करने हैं बेसिकली। देखो पैरों में लिखना है एफ, ठीक है ना, माइनस पैरों में इसके आई लिखना है छोटा सा। ये नहीं कि उसके साथ बराबर में लिख दो पी एफ, ये तो मल्टीप्लाई हो गया ना। एफ को मल्टीप्लाई थोड़ी ना करना है, नीचे लिखना है, इंडिकेट करना है कि फाइनल है, नॉट दिस इज द एफ इज एनी क्वांटिटी। एफ तो हम अब तुम्हारे लिए लगा रहे हैं कि तुम्हें पता हो कि वो फाइनल है या इनिशियल है, बस छोटा सा लिखना है नीचे पैर, याद रखना, नहीं तो गलत हो जाएगा, ओके। तो इसको बेटा क्या बोलते हैं कि ये जो चेंज हुआ है मोमेंटम में, कितने टाइम में कितना मोमेंटम तुमने चेंज कर दिया, तो ये किस पर डिपेंड है, कैसे चेंज हो सकता है। अगर ज्यादा मोमेंटम चेंज हो रहा है तो मतलब तुमने वेलोसिटी ज्यादा बदल दी। ये देखो तुम 10 से 50 पे आ गए, 100 पे चले गए, तो दैट मींस अ बिग चेंज। अगर बिग चेंज हो रहा है तो क्यों हो रहा है, तो तुम्हारा आंसर है कि मैंने फोर्स ज्यादा लगाया, मैंने बदल दी वेलोसिटी। आपको क्या दिक्कत है, मेरे अंदर ताकत है, मैं लगाऊं जितना मर्जी फोर्स लगाऊं। पॉइंट है ताकत का, कि पावर की, पॉइंट है फोर्स। ये कैच है, यहाँ पर तुम्हें समझना है कि जिसमें ज्यादा फोर्स है वो ज्यादा मोमेंटम चेंज करेगा, जिसमें कम फोर्स है वो कम मोमेंटम चेंज करेगा। जो साइकिल रेस होती है यही तो होती है, जिसका मोमेंटम ज्यादा चेंज हो गया वो जीत गया, जिसका कम हो गया हार गया। यही होगी ना साइकिल रेस, कि किसके अंदर फोर्स ज्यादा है, कौन कम टाइम में अपना ज्यादा मोमेंटम चेंज करके साइकिल रेस को विन कर सकता है। तो दैट मींस जो ये रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम है इक्वल टू हटा के प्रोपोर्शनल लगा दें, तो सीधी सीधी सी बात है फोर्स, जिसमें फोर्स ज्यादा उसका रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ज्यादा। तो अप्लाइड फोर्स लिखना और भी अच्छा रहेगा, क्योंकि फोर्स तो बहुत तरह के होते हैं, एक्सटर्नल या फिर अप्लाइड। अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। ये
सिंपल। सेकंड लॉ, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ सेकंड लॉ। बहुत सिंपल है, कुछ किया भी नहीं हमने और समझ भी लिया। मोमेंटम समझना इंपॉर्टेंट है कि मोमेंटम क्या होता है वो मैंने तुम्हें समझाया। मोमेंटम का मतलब है कि तुमने मोशन में कितना चेंज किया है, मोशन की पावर चेक कर रहे हो, तो मास भी चेंज कर सकते हो, वेलोसिटी को भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं मास को कांस्टेंट कर लूं, चेंज ना करूं, तो दैट मींस वेलोसिटी, एग्जांपल देखो, वेलोसिटी से जल्दी समझ जाते हैं। ठीक है ना, तो जैसे साइकिल रेस का मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया कि साइकिल रेस हो रही है 2 में 3 में 4 बच्चों में जितनों में भी हो रही है, या कोई नॉर्मल साइकिल रेस हो रही है जैसे टीवी पे दिखाते हैं, तो कौन जीत जाएगा बेटा? जो कम टाइम में ज्यादा मोमेंटम चेंज करेगा। मोमेंटम को मतलब अपनी वेलोसिटी को चेंज करेगा, क्योंकि साइकिल का मास तो सेम है बेटा। ओके, ठीक है, तो कौन ज्यादा चेंज करेगा? जिसमें फोर्स ज्यादा होगा, अप्लाइड फोर्स ज्यादा होगा। तो दैट मींस जो तुम्हारा रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम है वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड करता है? तुम्हारे फोर्स पे, तुम्हारी ताकत पे। तो अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो ये Pf का मतलब हो जाएगा फाइनल चेंज का मतलब समझ गए ना, फाइनल माइनस इनिशियल, रेट का मतलब डिवाइड बाय टाइम। दिस इज द सेकंड लॉ, वेरी सिंपल। ये तुम्हारी बेटा डेफिनेशन बन जाएगी सेकंड लॉ की। सेकंड लॉ मे बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। मजाक चल रहा है क्या? चल ही तो रहा है मजाक। तो क्या बताऊं मैं इसमें, तुम्हें बताओ, समझ नहीं आया क्या? तो डेफिनेशन बनानी कितनी आसान है। अभी भी मजाक मजाक में हमने बनाई थी डेफिनेशन। क्या बनाई थी? सेकंड लॉ या न्यूटन्स सेकंड लॉ मे बी डिफाइंड एज द rate of change in momentum is directly proportional to the applied force। बस खत्म हो, सिंपल। हाँ, अब फोर्स वर्ड आ गया, ये है एक नवा क्लाइमैक्स हमारी लाइफ में जो चल रहा है। तो यहाँ पर बेटा डेरिवेशन है, तो डेरिवेशन अब हम कल की वीडियो में करेंगे वेडनेसडे को। ठीक है, तो बेसिकली बेटा यू आर लकी। आई थिंक जो चांस तुम्हें मिला है और किसी स्टूडेंट्स को नहीं मिलेगा, ना आज से पहले वाले बैच में कभी मिला, ना आज से आगे आने वाले बैचेस में मिलेगा। सो डोंट वेस्ट योर दिस गोल्डन चांस, आई शुड से प्लेटिनम चांस, कि बेसिकली हम फर्स्ट यूनिट करवाते थे मोशन और मे यूनिट टेस्ट होते थे, उसके बाद समर वेकेशन हो जाती थी। व्हेन वी केम बैक टू द स्कूल तो हम चैप्टर स्टार्ट करते थे इन जुलाई, फोर्सेस एंड लॉ ऑफ मोशन। जुलाई में बच्चा आता था, ये चैप्टर शुरू होता था, तो इसके बाद एक चैप्टर और होता था, फिर सितंबर एग्जाम स्टार्ट हो जाते थे। अब फॉर्चुनेटली लगा लो कि तुम अपने घरों पर बैठे हुए हो, सेफ भी हो, और तुम्हें प्रॉपर विद द ग्रेस ऑफ द एम एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड कि हम तुम्हारे तक पहुंच पा रहे हैं, एंड ग्रेस ऑफ दिस डिजिटलाइजेशन आल्सो कि स्कूल तुम्हारे घर आ गए। तो बेटा डोंट वेस्ट दिस अपॉर्चुनिटीज। आई थिंक तो बहुत मई के अंदर इन द 11th में तुम्हारा 12th में ये चैप्टर स्टार्ट हो चुका है मई में, और ये मई में खत्म भी हो जाएगा। और अगर चाहा तुमने अपना इंटरेस्ट दिखाया तो जून में भी हम सिलेबस करेंगे। ठीक है ना, तो मतलब बहुत अच्छे से सिलेबस चल रहा है बेटा, बहुत अच्छे से रिवीजन होने वाली है इस बार। तुम्हारी स्कूल आओगे रिवीजन स्टार्ट करेंगे तुम्हारी इन चैप्टर्स की, क्योंकि चैप्टर इतने हैं ही नहीं पढ़ने को। तुम पता नहीं क्यों साइंस से डर जाते हो, मुझे नहीं समझ आया। तो फिजिक्स में तो बेटा एंजॉय करो, जितना करवा रहा हूँ उतना करो, और अपने आप एंजॉय हो जाएगा। जितना करवाए डेली कर लो। हाँ देखो, अगर नहीं करोगे डेली तो स्टैक लगते चले जाएंगे, डेरिवेशंस पे डेरिवेशन होते चले जाएंगे, फिर तुम दबते चले जाओगे। फिर बोझ के तले दब के मरने से अच्छा है तो बोझ को अपने ऊपर आने ही बंद दो, मैं तो ये कहूँगा। तो साथ साथ पढ़ो। कल बेटा मैंने तुम्हें करवाना बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करवानी, कल सिर्फ डेरिवेशन करनी है हमने, सिंपल, बहुत सिंपल। एक तुम्हें असाइनमेंट दे दी जाएगी, असाइनमेंट करना, प्रैक्टिस करना और डेरिवेशन करना। डेरिवेशन की प्रैक्टिस 2 टाइम्स करनी है तुमने, और एक बार तुम्हें बोर्ड में समझना है, फिर तुम्हें रिवाइज करनी है, रिवाइज करके फिर तुम्हें बिना देखे लिखना है। मे भी गलत हो जाए, सेल्फ इवैल्यूएट करो, चेक करो, गलती निकालो, रिवाइज करो, फिर बिना देखे सेकंड टाइम परफेक्टली लिख दो। तो डेरिवेशन बहुत सिंपल है, चाहूँ 10 मिनट में डेरिवेशन हो जाएगी, बट नहीं, कल करूँगा अच्छे से, तसल्ली से तुम्हें करवाऊंगा। तो कल हमने डेरिवेशन करनी है, और डेरिवेशन क्या है? डेरिवेशन सेकंड लॉ का सेकंड फेज है। मतलब मैंने तुम्हें बताया था ना, सेकंड लॉ को हम 2 तरीके से पढ़ते हैं। तो एक तरीका खत्म हो चुका है, एक तरीका ये था रेट ऑफ चेंज। कौन ज्यादा मोमेंटम का चेंज कर सकता है? कम टाइम में ज्यादा मोमेंटम कौन चेंज कर सकता है? जिसपे ताकत है, फोर्स। तो अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। सेकंड लॉ भी हो गया। फर्स्ट लॉ क्या था? ऑब्जेक्ट अपने आप स्टेट नहीं बदलता जब तक उस पे फोर्स ना लगाओ।
और क्यों नहीं बदलता? इनर्शिया के कारण नहीं बदलता जी। जिसके पास ज्यादा मास है, ज्यादा इनर्शिया है, अभी तक हो क्या रहा है? सेकंड लॉ क्या है? सेकंड लॉ ये है कि जितना तुमने मोमेंटम को चेंज करना है और उतना तुम्हें फोर्स लगाना पड़ेगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोमेंटम? मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ओके बेटा, जय हिंद, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।